ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरी की क्लासेस होंगी हमारी, किसकी होगी? फिटर की होगी, सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, इसका हम लोग सीबीटी पेपर सेट 1 सॉल्व करेंगे। हम लोग ऐसे ही करके 3-4 पेपर जो है 3-4 सेट सॉल्व किया जाएगा। और ये किन के लिए? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आईटीआई बैक पेपर, ठीक है, वे बच्चे जिनके बैक लगा हुआ है, ठीक है, जिनका क्या है, बैक लगा हुआ है, या फिर लेफ्ट ओवर स्पेशल, मतलब वे बच्चे होंगे जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया था ना। जैसे कुछ लोग तो होते एग्जाम दिए और फेल हो गए तो बैक वाले में आ जाएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया था, एग्जाम ही नहीं दिया था, किसी वजह से उनका एग्जाम छूट गया था। तो उनके लिए, तो उनका जो एग्जाम होने वाला है अभी बैक वाले बच्चों का, तो उन लोगों के लिए हम लोग ये 3-4 क्लासेस करवाने वाले हैं, जिससे कि उनको पास होने में मदद मिलेगी किसी वजह से जो रह गए थे। तो कैसे होगा, तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो आपका थ्योरी का पेपर होता है उसमें लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन में आपके 38 क्वेश्चन जो होगा आपका थ्योरी से रहता है। कितना? 38 प्लस 6 क्वेश्चन जो होंगे आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से होंगे, और 6 क्वेश्चन जो है आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन से होंगे। तो ये टोटल मिलाकर के कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। हम लोग एक एक सेट सॉल्व करेंगे और इसमें सिर्फ थ्योरी वाला सॉल्व करेंगे। मतलब थ्योरी के कितने क्वेश्चन है? 38 क्वेश्चन है। तो हम लोग 38 क्वेश्चन के 3 से 4 सेट सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी और पास होने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए, ये जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा इसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। जरा सा समय लगेगा, आप ध्यान से इस चीज को देखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर बच्चों के कमेंट, जब क्लास डालो तो पहला वही कमेंट कि सर पीडीएफ कहां से मिलेगा जो आपने पढ़ाया था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाना है, और या फिर गूगल में चले जाइए और गूगल में सर्च कीजिए क्या, ग्लोबल आईटीआई। जैसे गूगल में ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी globaliti.org के नाम से। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, इस टाइप से आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, ठीक है, ये ऑप्शन अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं तो नॉर्मली नहीं दिखेगा। उसके लिए क्या करना है, राइट साइड कॉर्नर में जो 3 पॉइंट बने हुए इन पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। आपको नई अपडेट पे क्लिक करना है। नई अपडेट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा। सबसे नीचे मॉडल पेपर, मॉडल पेपर पे आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही नया पेज ओपन हो जाएगा। नीचे को आएंगे तो पहली पोस्ट यहाँ पे मिलेगा, आईटीआई सीबीटी एग्जाम पेपर पीडीएफ डाउनलोड। ठीक है, यहाँ रीड मोर है, रीड मोर पे क्लिक कर लेना आप लोग। क्लिक करेंगे, नया पेज ओपन हो जाएगा, और इस टाइप से आप नीचे स्लाइड करोगे तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर, सारे ऑप्शन आपके सामने है। आप फिटर सेकंड ईयर के तो फिटर सेकंड ईयर पे क्लिक करेंगे। जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो सेट में आज करवाऊंगा, उसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस आगे जो मैं करवाने वाला हूँ उसको भी आप आज ही यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, इस कपलिंग का नाम क्या है? यहाँ पे एक कपलिंग का फिगर दिखाया गया और इसका नाम पूछ रहा है। हम देख रहे हैं इस कपलिंग में ये जो इधर से जुड़ा हुआ है शाफ्ट हमारी, यह यहाँ पे थोड़ी बहुत मूव हो रही है और यह भी मूव हो रही है, मतलब अलग अलग एंगल पे हमने जो शाफ्ट को जोड़ दिया, क्या कुछ एंगल पे कनेक्ट कर लिया। जनरली जो कपलिंग होती है हमारी, सिल्क कपलिंग या प्लेट कपलिंग वगैरह, तो हम शाफ्ट दो दो शाफ्टें होती है, दोनों शाफ्ट को बिल्कुल अलाइन करते हैं। अलाइन का मतलब उनके एक्सिस को, उनके अक्ष को एक सीध में ले आना। ठीक है, तो जब हमारी जो शाफ्ट है, दो शाफ्ट को अगर हमें कपलिंग के द्वारा जोड़ना है तो दोनों शाफ्ट बिल्कुल अलाइंड होंगे, उनके जो एक्सिस है बिल्कुल एक सीध में होगा, तभी हमारा कपलिंग सही से वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे एक अलग से कपलिंग बनाई गई थी जो आपको यहाँ पे दिख रही है। इस कपलिंग को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल कपलिंग, जो ऑप्शन डी है। यूनिवर्सल कपलिंग में क्या था कि जब किसी शाफ्ट को हमें किसी एंगल वगैरह पे जोड़ना हो, किसी कोण पर अगर हमें शाफ्ट को जोड़ना है, तो वहां पर यह कपलिंग काम कर जाती है, जिसको यूनिवर्सल कपलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, एल्युमिनियम धातु का रंग क्या होता है? देखिए एल्युमिनियम धातु, एक तो आप रट लो, दूसरा चीज है रटने से अच्छा कि आपको याद कैसे रहेगा। आपने घरों में देखा होगा, ठीक है, आज एल्युमिनियम का वायर तो हर जगह आपको मिल जाएगा। कॉपर वायर आप देखते थोड़ा लाल टाइप का, रेडिश सा दिखता है, लाल सा दिखता है। लेकिन वहीं पर अगर एल्युमिनियम का आप वायर छिलते हो, या फिर जो वायर बिजली वाले गए होते हैं एल्युमिनियम का, तो कैसा दिखता है? सफेद टाइप में ना, लेकिन बिल्कुल सफेद भी नहीं होता है। व्हाइटिश होता है लेकिन व्हाइट नहीं होता है, मतलब व्हाइटिश ग्रे। सफेद होता है लेकिन हल्का सा ग्रेपन लिए हुए होता है, इसीलिए हम लोग व्हाइटिश ग्रे बोलेंगे कि एल्युमिनियम कैसा दिखता है, व्हाइटिश ग्रे जैसा दिखता है। जबकि लाल सा कौन सा दिखता है? कापर। कापर को आप देखेंगे तो लाल सा दिखता है। बिजली के जो तार गए होते हैं आप देखना, वह सफेद टाइप में होता है, लेकिन बिल्कुल सफेद नहीं होता है, ग्रे टाइप में लिया हुआ सफेद होता है, इसलिए उसको व्हाइटिश ग्रे बोलते हैं। तो एल्युमिनियम धातु का रंग इस तरह से आपको बिल्कुल आसानी से याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, इस फिक्सचर का नाम क्या? देखिए फिक्सचर और जिग दो चीजें होती है। क्या क्या होता है? फिक्सचर होता है और जिग होता है। जो जिग होता है हमारा, उसका काम क्या होता है कि किसी भी जॉब को क्लाइम करना, पकड़ना, किसी भी जॉब को क्लाइम करेगा, पकड़ेगा, और साथ में जो कटिंग टूल है उस टूल को गाइड भी करेगा। यह किसका काम है? जिग का काम है, ध्यान रखना, जिग। ठीक है, जिग या फिक्सचर किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो जिग होता है हमारा, ये कटिंग टूल को गाइड भी करता है, प्लस
जो हमारा जॉब है जिसपे वर्क करना है उसको पकड़ता भी है, ये चीज हो गया। लेकिन फिक्सचर क्या करता है, फिक्सचर सिर्फ और सिर्फ जॉब को पकड़ने का काम करता है। क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जॉब को क्लाइम करेगा, पकड़ेगा। ये टूल वगैरह का कोई भी गाइडेंस नहीं देता है, गाइड नहीं करता है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब यह कौन सा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक इसका बेस हो गया इधर पे, और यहाँ पे एक दे रखा है कि भाई हम इसको मॉडिफाइड वाला है ना एंगल प्लेट, यहाँ पे ले जा सकते हैं इसको, मतलब आगे पीछे मूव कर सकते हैं, मतलब एंगल को चेंज किया जा सकता है। जबकि अगर मैं यहाँ पे एंगल प्लेट फिक्सचर की बात करूं तो आप लोगों ने एंगल प्लेट का नाम सुना होगा, 90 डिग्री पे होता है ना इस टाइप से एंगल प्लेट। कितने पे होता है, 90 डिग्री पे, एक सरफेस ऐसे और एक सरफेस है, दोनों सरफेस एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है, एंगल प्लेट कहते हैं। लेकिन अगर हमें 90 डिग्री के अलावा किसी और कोण पे जॉब को सपोर्ट प्रदान करना हो, पकड़ना हो, तो क्या करेंगे, तो एंगल प्लेट को मॉडिफाई किया गया। क्या किया गया, एंगल प्लेट को मॉडिफाई किया गया, मतलब एंगल प्लेट फिक्सचर को मॉडिफाई करके हमने मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर बनाया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वही वाला ये है कि हम इसमें एंगल को चेंज भी कर सकते हैं 90 डिग्री के अलावा किसी अन्य कोण पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए प्रेशर, ये वाला तो काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग हाई स्कूल इंटर वगैरह में पहले से क्लासेज में पढ़ते आ रहे होंगे। P इज इक्वल टू एफ अपान ए, बिल्कुल रटा हुआ फार्मूला है। क्या है, P इज इक्वल टू एफ अपान ए, मतलब फोर्स अपान एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, मतलब बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है। देखिए हीट ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, किसी भी मेटल को ट्रीट किया जाता, ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको उसमें सुधार किया जाता अपने आवश्यकता के अनुसार। किसके द्वारा, हीट के द्वारा। जैसे भाई हम लोगों का भी तो ट्रीटमेंट होता है, आदमी का, इंसान है उसका भी ट्रीटमेंट होता है, तो हमारी दवाओं के द्वारा उपचार होता है। हमारा ट्रीटमेंट कैसे होगा, दवाओं के द्वारा होगा, योगा वगैरह से भी हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा मेटल की बात चलती है, क्योंकि हम फिटर वाले हैं, फिटर वाले मेटल, लोहा और इन्हीं सब की बात करते हैं, ठीक है। तो मेटल का उपचार उसको सही कैसे किया जाए, तो मेटल को सही करने के लिए अपने आवश्यकता के अनुसार गुण को उत्पन्न करने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है हीट के द्वारा, उष्मा के द्वारा। किसके द्वारा, उष्मा के द्वारा, ठीक है। हम उष्मा दे करके उसको गर्म ठंडा कर करके जैसी जरूरत होगी वैसे गुण को हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए हीट ट्रीटमेंट करेंगे। अब हीट ट्रीटमेंट में भी क्या, फ्लेम हार्डनिंग का यहाँ पे नाम लिया हुआ है। किसका, फ्लेम हार्डनिंग। तो फ्लेम हार्डनिंग किस में आता है, तो फ्लेम हार्डनिंग हमारा आता है केस हार्डनिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग क्या होता है, तो जब हम किसी मेटल के सिर्फ ऊपरी सतह को हार्ड करते हैं, उसके अंदर वाले भाग को टफ और मुलायम बना रहने देते हैं। सिर्फ उसके ऊपरी सतह को हार्ड करेंगे, अंदर वाला जो भाग है वह टफ और मुलायम बना रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केस हार्डनिंग कहते हैं। केस हार्डनिंग के कई तरीके, पैक कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग के द्वारा, फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा, इंडक्शनिंग हार्डनिंग के द्वारा, तो अलग अलग प्रोसेस है जिससे फ्लेम हार्डनिंग किया जाता है। लेकिन यहाँ फ्लेम हार्डनिंग की बात किया तो इसमें क्या करते हैं आप, जैसे वेल्डिंग वाला जो ऑक्सीसेटिलिंग गैस होता है, उस फ्लेम के द्वारा जो है मेटल को गर्म करके उसके केस को सिर्फ, मतलब ऊपरी परत को हार्ड किया जाता है, अंदर को टफ और मुलायम बने रहने देते हैं। तो ये पूछा था कि अगर हम फ्लेम हार्डनिंग करते हैं तो इससे नुकसान क्या होता है। तो फ्लेम हार्डनिंग से नुकसान यह होता है कि भाई फ्लेम जब जलती है तो बहुत ज्यादा, मतलब उसमें से हीट निकलता है ना, बहुत ज्यादा उसमें होती है। तो छोटे वर्कपीस के लिए दिक्कत करता है, क्योंकि छोटा वर्कपीस होगा तो वो फ्लेम निकलते पूरा गर्म हो जाएगा, पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा, तो वह जो मेटल है पूरा हार्ड हो जाएगा। जबकि फ्लेम हार्डनिंग हमारा केस हार्डनिंग के अंतर्गत आता है। केस हार्डनिंग में सिर्फ ऊपरी परत हमें हार्ड करनी है, लेकिन फ्लेम की वजह से क्या होता है, वह पूरा का पूरा उसके हार्ड होने का डर रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा मैं इसको सीधा छोटा कर देता हूं, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कि फ्लेम हार्डनिंग में यही दिक्कत है कि हम इसे छोटे वर्कपीस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह पूरे वर्कपीस को ही हार्ड कर देगा। अगर छोटा है तो पूरा जल्दी से गर्म हो जाएगा, पूरा वर्कपीस हार्ड हो जाएगा, तो ये दिक्कत आती है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट के निचले भाग में टेनन क्यों प्रदान किए जाते हैं। जो मिलिंग फिक्सचर है हमारा, ठीक है, मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट के नीचे, देखिए फिक्सचर में ही टेनन होता है, जिग वाले में टेनन नहीं होता है। फिक्सचर में हमारा टेनन दिया गया होता है, और टेनन का वर्क क्या होता है, टेनन का काम होता है कि जब हमारा जो फिक्सचर में टेनन लगा होता है, जिससे कि फिक्सचर को मशीन टेबल पे टी स्लॉट पे सही जगह पे लोकेट करता है। जो टेनन क्या करता है, टेनन जो है फिक्सचर में लगा होता है, और वह जब फिक्सचर को हम मशीन की टेबल पे पकड़ते हैं तो मशीन टेबल पे टी स्लॉट बना होता है, तो मशीन टेबल पे जो टी स्लॉट बना होता है उसमें सही जगह पे लोकेट करने में टेंडन हमारी मदद करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लीजिए, फिक्सचर को सही तरह से लोकेट करने के लिए, सही पोजीशन पे लोकेट करने के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
क्लैंपिंग के उद्देश्य भाई पकड़ने के लिए तो इसका यूज होगा नहीं, टूल को गाइड करने के लिए आपको मालूम है फिक्सर टूल को गाइड नहीं करता है, कौन गाइड करता है, जिग करता है, ठीक है। फॉर बैलेंसिंग वर्कपीस, देखिए वर्कपीस को संतुलित करने के लिए तो हम लोग अलग से बैलेंस वेट लगाते हैं, वो अलग चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है, मतलब कौन सी इनमें से चेन ड्राइव है, भाई चेन के द्वारा यहाँ पे पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो कौन सा चेन ड्राइव होता है जो क्या करता है, शांत होता है, मतलब आवाज नहीं आता, जब वो चलता है पावर ट्रांसमिट करता है तो आवाज नहीं आती है, शांत रहती है, और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है, मतलब एक समान मोशन प्रदान करती है। तो देखिए हमारा जो चेन ड्राइव होता है मेनली दो टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, रूलर होता है, रूलर टाइप वाला चेन ड्राइव होता है, और दूसरा कौन सा होता है, टूथ पिन, ठीक है। मेन दो टाइप के होते हैं। रोलर वाले में अलग अलग टाइप है, जैसे कि डुप्लेक्स है, ठीक है, सिंप्लेक्स है, ट्रिपल रोलर टाइप है। तो ये रोलर वाले का ही एक प्रकार है, ठीक है। तो रोलर वाले कैसे प्रकार है, सिंप्लेक्स कब बोलेंगे, जब सिंगल रोलर रोलर टाइप का चेन हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जब सिंगल रोलर हो उसमें तो उसे सिंप्लेक्स बोला जाएगा, सिंप्लेक्स चेन, ठीक है। अगर हमने दो रोलर वाला रोलर टाइप वाला चेन यूज कर लिया, कौन सा, दो रोलर वाला, अगर दो रोलर वाला है तो डुप्लेक्स चेन, तीन रोलर वाला है तो ट्रिप्लेक्स या फिर ट्रिपल रोलर टाइप चेन बोला जाता है, ठीक है। टूथ चेन क्या होता है, तो यही वो चेन है जो कि बिल्कुल शांतिपूर्वक चलती है और एक समान यूनिफॉर्म ड्राइव हमें प्रदान करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो एक ही हो गया, डुप्लेक्स सिंप्लेक्स ट्रिप्लेक्स, ये रोलर टाइप का ही एक टाइप हो गया, बचा क्या टूथ, तो टूथ वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे एक फाउंडेशन बोल्ट दिखा रखा है, उसका फिगर है और पूछ रहा है इसका नाम क्या है। आई बोल्ट, आई बोल्ट आप लोगों ने देखा होगा ओबीसी टाइप होता है, लेकिन उसके नीचे कैसे होता है, ऐसे आंख टाइप का बना होता है ना, ठीक है, आंख टाइप का बना होता है इस टाइप से, तो यह आई बोल्ट कहलाता है हमारा। तो यहाँ पे आई बोल्ट तो है नहीं, ठीक है। बेंट बोल्ट में क्या होता है, तो बेंट बोल्ट में भी हमारा कुछ इस टाइप से आया होता है और ऐसे फिर नीचे टेढ़ा मेढ़ा सा रहता है, ठीक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा रहेगा और फिर इस टाइप से यहाँ नीचे ऐसे निकला, तो बेंट बोल्ट होता है, ऐसे टेढ़ा में बेंट हुआ होता है। राल बोल्ट हो गया कोनिकल वाशर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। यह जो देख रहे हैं ना कोनिकल टाइप का, यहाँ पे है ये चीज, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, जब हम इसको टाइट करेंगे तो आगे फाउंडेशन में फंस जाएगा और इसमें से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको बोला जाता है कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। ये फिगर ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कौन सी प्रणाली में, कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा कंप्रेस्ड एयर प्राप्त करती है। देखिए हम लोग जो फिटर में पढ़ेंगे आपकी जो सिलेबस में है, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक दो सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। न्यूमेटिक में क्या होता है, न्यूमेटिक में हम लोग जो एनर्जी दी जाती है, जो वर्क किया जाता है, उसके लिए हम लोग कंप्रेस्ड एयर, क्या, कंप्रेस्ड एयर मतलब संपीड़ित हवा को यूज करते हैं। और जब बात आएगी हाइड्रोलिक, तो हाइड्रा, हाइड्रा मतलब जल से मतलब है, तो हाइड्रोलिक की बात आएगी तो उसमें हम लोग फ्लूइड यूज करते हैं, तरल पदार्थ यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फ्लूइड, या जिसे हम लोग तरल पदार्थ कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा संपीड़ित हवा, इसका मतलब न्यूमेटिक सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है, न्यूमेटिक सिस्टम, ठीक है। हाइड्रोलिक सिस्टम कब होता, जब यहाँ पे यह फ्लूइड यूज करता, तरल पदार्थ यूज करता। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है इस क्रेन का नाम क्या, देखिए क्रेन हमारा वर्कशॉप वगैरह में लगा होता है, सामान को, जो हमारे मटेरियल है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे इधर उधर करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इस क्रेन का नाम पूछ रहा था। क्रेन देखिए कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ना आपको, एक पिलर जैसा है, क्या है, एक पिलर है, और इस पिलर पे यहाँ पे इस वेट को हम इस तरह से ऊपर आगे हॉरिजॉन्टल में इधर उधर आगे पीछे ले जा सकते हैं। तो ये एक पिलर टाइप का दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, पिलर जीप क्रेन। ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आसानी से याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। पिलर टाइप का दिख रहा है ना, पिलर टाइप पे यार लगा हुआ, और यहाँ पे हम वेट को इसमें टांग करके आगे पीछे खिसका सकते हैं, जहां जरूरत वहां ले जा सकते हैं। तो फिर पिलर टाइप का दिख रहा है, तो इसलिए पिलर जीप क्रेन, इससे आपको आसानी से याद रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असेंबली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे हमें एक दिखाया गया है, ड्राइव पुली का एक सिस्टम दिखाया गया है, यहाँ पे पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है शाफ्ट से शाफ्ट पर। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ऊपर वाला है, ये देखिए बिल्कुल फ्लैट पुली है, जबकि यहाँ पे आप देखोगे ना, ठीक है, एक थोड़ा सा ऐसे क्राउन बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, थोड़ा सा ऐसे लिया क्राउन टाइप का, ठीक है। जबकि ऊपर वाला देखेंगे तो ऊपर की पुली बिल्कुल ऐसे फ्लैट रहेगी, और नीचे वाली जो पुली होगी ना, या बिल्कुल फ्लैट नहीं होगी, नीचे वाली जो पुली होगी वो हल्का सा क्राउन लिए हुए ऐसे और ऐसे, ठीक।
तो ये जो ऊपर वाला अगर पूछता, अगर इसको पूछता तो ये हमारा क्या कहलाता, तो वह कहलाता, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, अब ठीक है, नीचे पूरा दिख नहीं रहा था ना। ऊपर वाले अगर पूछता तो वो हमारा क्या होता, फ्लैट ड्राइव पुली। अगर इसको पूछता तो फ्लैट ड्राइव पुली, ठीक है। और इसने पूछा क्या क्वेश्चन, इस वाले को पूछ रहा है, तो मैंने बताया कि नीचे वाला आपका कैसे होता है, क्राउन पुली लगाया जाता है, उधर वाला फ्लैट पुली होता है और इधर वाला क्राउन पुली होता है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, क्राउन पुली। साइड से पूछ रहा, पुली के बारे में पूछ रहा, दोनों पुली के बारे में पूछा। अगर ये सामने से पूछता कि यह वाली क्या चीज है, ठीक है, तो हमारा क्या होता, यह वाली जो पुली होती है फास्ट पुली होती है। मतलब यह फास्ट पुली क्या होती है, फास्ट पुली हमारा शाफ्ट के द्वारा, शाफ्ट के साथ की के द्वारा इंगेज किया गया होता है। फास्ट पुली को की के द्वारा शाफ्ट के साथ इंगेज किया गया होता है, मतलब शाफ्ट के सापेक्ष गति इसमें नहीं, तो उसके साथ ही घूमता है, ठीक है। शाफ्ट और यह पुली आपस में फिक्स होते हैं। जबकि इसके बगल वाली इस वाले पुली को ऐसे ऊपर एरो दिखा करके पूछता कि भाई इसको क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है लूज पुली। क्या बोला जाता है, लूज पुली। यह पुली जो होता है शाफ्ट पे फ्री घूमता है, फ्रीली घूमता है, इसको जो है की से इस शाफ्ट के साथ कनेक्ट नहीं किया गया होता। तो पहले की जो, मतलब अब की जरूरत नहीं है, पहले जो मशीनें चलती थी तो एक ही मशीन से एक लंबी शाफ्ट लगी होती थी और एक जनरेटर या डीजल इंजन जो भी होता है उसके द्वारा एक शाफ्ट को चलाया जाता था और उस शाफ्ट पे दो चार मशीनें एक साथ लगा दी जाती थी। तो अगर हम डीजल इंजन बंद करते तो सारी मशीनें बंद हो जाती। तो पहले के समय में यह सिस्टम यूज किया जाता था। तो अगर किसी एक मशीन को बंद किया करना होता था तो वहां पे इस टाइप का सिस्टम लगा होता। हम चलती हुई अवस्था में कोई एक लीवर टाइप का रॉड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसे हल्का सा प्रेशर देते थे तो यह जो यहाँ पे बेल्ट घूम रहा होता है, बेल्ट फिसल करके इस पे आ जाता था। जब इस पे आता था तो आपको मालूम है कि यह जो है लूज पुली है, शाफ्ट के साथ कनेक्ट नहीं है। तो फिर क्या होता था, मशीन बंद हो जाती थी, आसानी से इस पे आके स्थिर हो जाता था। फिर जब हमें मशीन चलानी होती तो इस चलती हुई अवस्था में इस बेल्ट को हल्का से इधर खिसकाते थे, इस पे चढ़ जाता था, फिर मशीन हमारा वर्क करने लगता था। तो चलती हुई अवस्था में रोकने और स्टार्ट करने के लिए मशीन को हम लोग ये वाला सिस्टम यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि इसको पूछ रखा था तो क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन थी क्राउन पुली। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है, स्टील की किस संरचना में, तो देखिए सबसे शुद्ध जो लोहा होता है वो फेराइट होता है। सबसे शुद्ध लोहा का मतलब क्या हो गया, जब लोहा, देखिए मेन आयरन में क्या आयरन है, कार्बन है। अगर आयरन में कार्बन नहीं है तो वो सबसे शुद्ध लोहा है। तो सबसे शुद्ध लोहा की बात करें तो वो फेराइट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0% होती है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है, तो फेराइट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 0 होती है, ठीक है। लेकिन जिसमें कार्बन की मात्रा 0 होगी तो वह लगभग शुद्ध लोहा हो जाएगा और उसे हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यूज क्यों नहीं कर पाएंगे, कार्बन क्या करता है, उसमें हार्डनेस ले आता है। अगर शुद्ध लोहा होगा ना तो हार्ड कठोर नहीं होगा, वह सॉफ्ट हो जाएगा, वो किधर भी आसानी से मुड़ जाएगा। उसको आप किधर भी आसानी से मुड़ दोगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हम लोहा को, आयरन को यूज में नहीं ले पाएंगे। इसलिए आयरन तभी यूज हो पाता है जब हम उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं, क्योंकि किसी भी आयरन में कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा होती है वह आयरन उतना ही ज्यादा कठोर होता है। देखिए हम बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कार्बन की मात्रा अगर किसी चीज में ज्यादा हो जाएगी तो कठोरता तो बढ़ेगी, नो डाउट कठोरता तो बढ़ेगी, लेकिन दिक्कत ये होती है कि कठोरता के साथ साथ एक और दिक्कत, कहते हैं ना अच्छाई के साथ बुराई भी मिलती है। तो कठोरता के साथ साथ एक नया गुण उसमें और उत्पन्न हो जाता है जो कि हानिकारक होता है, जिसे ब्रिटलनेस कहते हैं, भंगुरता कहते हैं, जो झटका या फिर चोट लगने पे टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। तो इस वजह से हम ज्यादा कार्बन भी नहीं मिला सकते हैं। पियरलाइट यहाँ पे है, एस्टेनाइट है और सीमेंटाइट है। देखिए पियरलाइट जो होता है सबसे मजबूत होता है। अगर सबसे मजबूत की बात करें, देखिए मेन तीन हमारे हैं, फेराइट, पियरलाइट और सीमेंटाइट। तो पियरलाइट वाला सबसे मजबूत होता है, ठीक है। पियरलाइट कब बनता है, जब 0.84% कार्बन की मात्रा मिली होती है आयरन में, तो वह पियरलाइट बन जाता है, ठीक है। सीमेंटाइट, सीमेंटाइट में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, यह बहुत हार्ड होता है, लेकिन मैंने बताया ना कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, हार्डनेस तो आ जाएगा, लेकिन उसमें ब्रिटलनेस का भी गुण आ जाता है। इस वजह से सीमेंटाइट जो होता है यह कमजोर होता है, ज्यादा मजबूत नहीं होता है। ऑस्टेनाइट क्या होता है, तो जब हम किसी भी आयरन को गर्म करते हैं, जब किसी आयरन को गर्म किया जाता है, स्टील को गर्म किया जाता है, जब स्टील को आप गर्म करेंगे ना तो उसके अंदर जो कार्बन है वह एक समय पे उस स्टील में घुलना शुरू हो जाता है। कब घुलेगा, जब वो स्टील अपने लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाती है। तो वहां पे कार्बन जो स्टील में घुलना प्रारंभ होता है, हम उस स्टील को और गर्म करते रहते हैं, गर्म करते करते क्या होगा, वो स्टील अपने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाएगी। जब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचती है तो वहां पे जो कार्बन की मात्रा होती है वो स्टील में पूर्ण रूप से घुल चुकी होती है। जब वो पूर्ण रूप से घुल जाती है तो उसी को ऑस्टेनाइट स्टेट बोला जाता है। तो ये चीज है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, लोग थोड़ा शॉर्ट में करेंगे ना, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं।
क्योंकि आप लोग के पास भी ज्यादा समय होगा नहीं और एग्जाम के हिसाब से थोड़ा इसमें ज्यादा समय लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज तो है कि जब स्लिप गेज हम लोग यूज कर लेते हैं ना, तो उसको साफ करने के लिए दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखना, लोग कंफ्यूज होते हैं, पेट्रोलियम जेली और कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कब यूज करते हैं? जब हम स्लिप गेज को साफ करना, मतलब उसे धोना। जब स्लिप गेज को यूज कर लेते हैं ना, तो यूज करने के बाद उसे धोया जाता है, किससे? कार्बन टेट्राक्लोराइड से धो करके साफ किया जाता है। और जंग से बचने के लिए तो धोने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, कपड़े से पोंछ करके फिर उस पर पेट्रोलियम जेली लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पेट्रोलियम जेली लगाते हैं, जो कि जंग से बचाता है। तो दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जंग से बचाने के लिए पेट्रोलियम जेली लगाया जाता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड से इसको धोया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कास्ट आयरन और अलॉय मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघटक का उपयोग किया जाता है? किसके लिए कह रहा है? कास्ट आयरन और अलॉय मटेरियल की होनिंग के लिए। ठीक है, तो जब भी कास्ट आयरन और अलॉय नॉन फेरस मटेरियल की बात करेगा तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड वगैरह स्टील के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? स्टील की अगर हमें होनिंग करनी है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। जबकि डायमंड जो होता है हमारा, यह कठोर होता है, इसलिए यह टंगस्टन और सिरेमिक वगैरह के लिए, टंगस्टन और अगर सिरेमिक की हमें क्या करनी हो, होनिंग करनी हो, तो डायमंड यूज किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, मेन यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड सही हो जाएगा। किसके लिए? कास्ट आयरन और नॉन फेरस के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला आपके सामने है, इस जिग का नाम क्या? देखिए, जिग मैंने बताया ना, जिग और फिक्सचर दो चीजें होती है। जिग आपका जॉब को पकड़ने के साथ साथ कटिंग टूल को गाइड भी करता है, तो यहाँ पे वही चीज है जिग। अब जिग आप देख रहे होंगे नीचे एक जॉब को पकड़ा गया है, और जिग की आकृति इतनी है, इसमें एक जॉब को पकड़ा गया, ध्यान देना इस बात को। जिग कितना है? ये वाली जो आकृति में बना रहा हूं ना, जो ये मेरी पेन चल रही है, ये आपका जिग है। ये आपका क्या है? जिग है। बाकी जो नीचे आपको दिख रहा है ना, वो हमने क्या कर रखा है, जॉब को पकड़ रखा है उसमें। या नीचे जो आपको ये दिख रहा है आयताकार, या आयताकार जॉब, तो मतलब जो हम लोग जिग, या जो जिग आपको दिखाएगा, और यहाँ पे ऊपर बुशेस लगे हुए, ड्रिल बुश वगैरह, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देख रहे हैं चैनल, आपने देखा होगा जो चैनल खोलने बंद करने वाला होता है, तो उसमें नीचे जिसपे वो स्लाइड करता है, ऐसे बना होता है ना, इसी टाइप का। जैसे यह बन जा रहा है चैनल टाइप का, तो बन जा रहा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैनल जिग बोलते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, चैनल जिग। या आयताकार जॉब के लिए यूज किया जाता है, या जो क्लैंप स्क्रू है, जॉब को पकड़ने के काम आते हैं, और इसके ऊपर ये जो बूस लगे होते हैं, ड्रिल बूस वगैरह, ये कटिंग या ड्रिल के लिए यूज किया जाएगा। तो जो हमारी ड्रिल होगी, ड्रिल बिट होगी, उसको गाइड करेगा। तो हमने देखा कि ये जो जिग है, यह क्लैंप की मदद से इसने जॉब को पकड़ा भी, और ड्रिल बुश की मदद से कटिंग टूल को गाइड भी किया। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो जिग होता है वह जॉब को पकड़ता भी है, क्लैंप भी करता है, और कटिंग टूल को गाइड भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला, इस क्लैंप का नाम क्या है? देखिए, इस क्लैंप को बिल्कुल आसानी से, जो फिगर आपको दिख रहा है, एक तरीका ध्यान देंगे तो बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। ये आपको कैसा दिख रहा है? कि स्क्रू के जैसा नहीं दिख रहा है, ऊपर नर्लिंग किया गया है, हाथ से आसानी से घुमा सकते हैं, तो एक स्क्रू के जैसा दिख रहा है, तो ये कौन सा क्लैंप हो जाएगा? स्क्रू क्लैंप हो जाएगा। ठीक, इससे आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, केवल एक दिशा में प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? मतलब जो हमारा द्रव का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, वो क्या एक ही दिशा में हो। मतलब अगर द्रव हमारा किसी पाइप में इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो यह इसी दिशा में जाए, वापस ना आए, वापस ना आए। इस केस में हम लोग इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से क्या यूज करेंगे? तो देखिए, आप अगर आप ऑप्शन मान लीजिए आपने कभी भी नहीं पढ़ा है ना, तो अगर आप इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तब भी आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे लोगे। देखिए, इसमें जो सी वाला ऑप्शन क्या लिख रहा है? नॉन रिटर्न वाल्व, मतलब ऐसा वाल्व जो नॉन रिटर्न ना हो, जो वापस ना आने दे, ऐसा वाल्व जो वापस ना आने दे। और यहाँ क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि केवल एक दिशा में द्रव की प्रवाह हो, वापस ना आए, केवल एक ही दिशा में जाता रहे। इसका मतलब हम कौन सा वाल्व यूज करेंगे? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, नॉन रिटर्न वाल्व। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इस फाइल का नाम क्या है? ठीक है, आपको सामने यह फाइल दिख रही होगी। यह फाइल कौन सी है? तो यह जो फाइल है आपकी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वार्डिंग फाइल। कौन सी फाइल है? वार्डिंग फाइल। वार्डिंग फाइल का यूज कहाँ होता है? थोड़ा सा ये भी हम देखिए, फाइल ध्यान से देखिए, आगे से त्रिभुजा बना हुआ है, कौन सी फाइल है? वार्डिंग फाइल है। ठीक है, इसको हम लोग संकीर्ण जगहों पे भी यूज कर लेते हैं, प्लस मेन जो इसका यूज है कहाँ करेंगे? ताला के लिए, ताले की मरम्मत के लिए, या फिर जो शाफ्ट में कीवे काटा जाता है उसके हार्ड नॉच के लिए। किसके लिए? हार्ड नॉच, हार्ड नॉचिंग के लिए भी इसी फाइल का यूज किया जाता है। कई बार पूछता है कि जो शाफ्ट में कीवे कटा होता है उसके हार्ड नॉचिंग के लिए कौन सी फाइल यूज की जाती है?
वाइडिंग फाइल यूज की जाती है, या ताले की मरम्मत के लिए कौन सी फाइल यूज की जाती है, वाइडिंग फाइल यूज की जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पिलर फाइल क्या होता है, तो पिलर फाइल हमारा आयताकार आकृति में होता है, ठीक है। इसका जो समान, इसकी जो चौड़ाई होती है ना पूरा समांतर होती है, कहीं भी टिप्पण नहीं होता, चौड़ाई में पूरा समानांतर होता है, मोटाई में बीच में जरूर थोड़ा पतला होता है। कौन सा, पिलर फाइल। इसका यूज कहां करेंगे, नैरो वर्क के लिए। कहां करेंगे, नैरो मतलब संकीर्ण स्थानों के लिए, नैरो काम के लिए, संकीर्ण काम के लिए, ठीक। ड्रेड नॉट फाइल क्या है, तो जो ड्रेड नॉट फाइल होती है यह हमारा सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होती है। किसके लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए, या फिर लकड़ी और प्लास्टिक के लिए भी हम लोग इसी फाइल का यूज करते हैं। किसके लिए, लकड़ी और प्लास्टिक के लिए भी। कई बार एग्जाम में ये चीज पूछा गया है कि लकड़ी और प्लास्टिक के लिए कौन सी फाइल यूज किया जाएगा, तो ड्रेड नॉट फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है, ड्रेड नॉट। स्विस पैटर्न फाइल क्या है, तो जब बात की जाएगी एक्यूरेट फिनिशिंग की, क्या बात की जाएगी, एक्यूरेट फिनिशिंग। जब हमें एक्यूरेट फिनिशिंग की जरूरत होती है ना, तब हम यूज करते हैं कौन से, स्विस पैटर्न फाइल। हम लोग इसे जो है प्राइमरी फिनिशिंग उपकरण भी बोलते हैं, प्राइमरी फिनिशिंग उपकरण भी बोला जाता है किसको, स्विस पैटर्न फाइल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण रूप से संरेखण में ला सकता है। मैंने आपको बताया था कि जो कपलिंग वगैरह यूज की जाती है, तो दो शाफ्टों को एक सीध में लाना भी बहुत जरूरी होता है, मतलब दोनों शाफ्ट के जो एक्सिस है वह बिल्कुल एक सीध में अलाइन में हो, यह भी जरूरी होता है। तो उन्हें अलाइन में लाने के लिए कौन सी कपलिंग यूज की जाती है, तो ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए फास्ट कपलिंग लिखा है, इधर प्लेट कपलिंग लिखा है, ठीक है। तो प्लेट कपलिंग आपका रहेगा यहाँ पे, जो फास्ट कपलिंग है, ठीक है। तो यह किसके लिए होगा, हमारा पूर्ण रूप से संरेखण में लाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, किस प्रकार के फिल्टर से पंप को, तरल पदार्थ मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम की बात कर रहा है। हाइड्रोलिक सिस्टम में हमारा पंप यूज किया जाता है। पंप क्या करता है भाई, हाइड्रोलिक है तो जल को एक तरफ से अगर वह खींच रहा है, जल हो तेल हो जो भी हो सकता है तरल पदार्थ के रूप में, ठीक है, जल हो या फिर तेल हो कुछ भी हो सकता है, तो उन्हें पंप जब एक तरफ से खींचेगा, जिधर से खींचेगा उधर क्या बोला जाएगा, खींचना मतलब सक्शन करना, चूसना या खींचना क्या होता है, सक्शन करना होता है। और फिर एक तरफ से पंप उसे खींचता है और दूसरी तरफ उसे बाहर निकाल देता है, जिधर से बाहर निकालता है उसे क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज कर दिया उसने, उधर क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर, एक तरफ से सक्शन किया दूसरी तरफ डिस्चार्ज कर दिया। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, पंप है, ये हमारा क्या है, पंप है। इधर से हमें क्या है, इसमें जो है ऑयल तेल भरा हुआ है या फिर पानी भरा हुआ, इसको यहाँ से पंप क्या करेगा, सक्शन करेगा, सक्शन करेगा फिर इधर डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि पंप दूषित ना हो। पंप दूषित नहीं है इसका मतलब इधर क्या है हमारा, इधर सक्शन है, इधर सक्शन है और इधर डिस्चार्ज है, ठीक है। जब यह इधर से सक्शन करेगा, चूसेगा, तो फिर क्या होगा कि भाई ये जो तेल है या फिर जो पानी है, इसमें अगर कंकड़ वगैरह हो, गंदगी हो, तो अगर वह यहाँ से खींच के पंप में चला गया तो पंप दूषित हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सक्शन वाले एरिया में एक फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर लगा देंगे तो यह इसमें से फिल्टर होके जाएगा, जिससे हमारा पंप क्या होगा, पंप जो होगा वो दूषित होने से बच जाएगा, पंप खराब होने से बच जाएगा। तो तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में किससे मदद मिलेगी, तो इसका मतलब हम सक्शन वाले एरिया पे क्या लगाएंगे, सक्शन फिल्टर लगाएंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाई पंप को बचाने के लिए क्या करना होगा, सक्शन फिल्टर लगाना पड़ेगा ना, तो यहां से सक्शन करेगा तो खराब नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है। देखिए ये दो स्लिप गेज दिखाए गए हैं, ठीक है। स्लिप गेज जो होता है हमारा एक स्टैंडर्ड लंबाई में बनाया जाता है, और यह अगर इसमें लिख दिया गया स्लिप गेज पे कि अगर यह 3.2 mm का है, तो यह बिल्कुल सही बात है, यह इतने का है। अगर किसी स्केल का आप इसकी माप लेते हैं, अगर 3.2 mm नहीं आता है, इसका मतलब आपको उस इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत है, क्योंकि यह बिल्कुल एक्यूरेट साइज में एक स्टैंडर्ड लंबाई में बनाया जाता है। तो हम इसकी मदद से किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को चेक करते हैं कि उसकी एक्यूरेसी सही है या नहीं है। ये जो स्लिप गेज होता है, तो स्लिप गेज अलग अलग साइज के मिलते हैं। कभी कभी अगर हमें अलग साइज का चाहिए होता है, तो 2 3 4 स्लिप गेजों को एक साथ जोड़ करके भी उस साइज का बनाया जाता है। तो स्लिप गेजों को एक साथ जोड़ करके अलग साइज का बनाना जब होता है, तो उसको रिंगिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंगिंग प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा, रिंगिंग प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, दो स्लिप गेज को एक दूसरे से पहले ऐसे क्रॉस में रखते हैं, फिर उन्हें सीधा घुमाते हैं, फिर थोड़ा सा आगे खिसका करके वापस ले आते हैं। तो दोनों चूंकि बिल्कुल प्लेन और फिनिशिंग में बना हुआ, तो आपस में वैक्यूम की वजह से चिपक करके जुड़ जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग जोड़ने की प्रोसेस को रिंगिंग प्रोसेस बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है। देखिए टेम्पर्ड आपको मालूम है, टेम्पर्ड हम कम टेम्परेचर पे करते हैं। किसी भी
कटिंग टूल को कोई भी पढ़ोगे आप, कटिंग टूल जब भी आएगा तो उसमें लिखेगा हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। हार्ड करने पर क्या होता है, जब हम किसी कटिंग टूल को हार्ड करते हैं तो उसमें हार्डनेस की मात्रा बढ़ती है। हार्डनेस की मात्रा बढ़ने का मतलब है कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, और मैंने आपको बताया था अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। तो यही दिक्कत होती है, जब हम कटिंग टूल को हार्ड करते हैं तो उसमें ब्रिटलनेस का भी गुण उत्पन्न हो जाता है। अब उससे दिक्कत क्या होगी कि जब हम उससे किसी पदार्थ की कटाई करने की सोचेंगे तो थोड़ा भी झटका वगैरह लगेगा तो वह हमारा टूट जाएगा टुकड़ों टुकड़ों में, उसकी कटिंग एज खराब हो जाएगी। ठीक है, तो उसी चीज से बचने के लिए जब हम कटिंग टूल को हार्ड करते हैं तो हार्ड करने के बाद जो उसमें एक्स्ट्रा ब्रिटलनेस आ गई है उसको दूर करने के लिए तुरंत टेम्पर किया जाता है। तो कभी भी आप पढ़ोगे कोई भी कटिंग टूल होगा तो हमेशा हार्ड एंड टेम्पर दोनों वर्ड एक साथ आएगा। तो टेम्पर करके जो उसमें अतिरिक्त भंगुरता ब्रिटलनेस आ गया है उसको दूर किया जाता है। ठीक है, तो वही पूछ रखा है कि टेम्पर जो किया गया है 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को हम लोग टेम्पर्ड करते हैं, तो वह आपका क्या हो जाएगा, टर्निंग टूल। जो लेथ मशीन पे आपका यूज किया जाता है टर्निंग टूल, उसे 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके टेम्पर्ड किया जाता है। वहीं पे बात करें ड्रिल की, ठीक है, तो ड्रिल हमारा 240 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके, कितना, 240 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि जो टैप होता है वह 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके टेम्पर किया जाता है। रीमर का पूछ लेता तो 260 डिग्री सेल्सियस, 260 डिग्री सेल्सियस। और यहां पे देखिए ड्रिल पूछ रखा था, सॉरी यहां पे ड्रिल था, अगर ड्रिल है तो 240 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर यहीं पे ट्विस्ट ड्रिल कह लेता, क्या कह लेता, ट्विस्ट ड्रिल, तो ट्विस्ट ड्रिल वाला भी 260 ही होता है। ट्विस्ट ड्रिल बोलता तो 260 हो जाता। ट्विस्ट ड्रिल और रीमर दोनों का 260 डिग्री सेल्सियस होता है क्या, टेम्पर्ड करने वाला टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है त्रिकोणीय फ्रेम आधार डेरिक उठाने उपकरणों की सीमा में जमीन पर आराम के उद्देश्य क्या। थोड़ा इंग्लिश देखिएगा, हिंदी यहाँ पे इन्होंने ट्रांसलेट किया तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रायंगुलर फ्रेम बेस रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है, फ्रेम ऑफ डेरिक लिफ्टिंग इक्विपमेंट, मतलब जो डेरिक लिफ्टिंग इक्विपमेंट आता है, डेरिक लिफ्टिंग इक्विपमेंट मतलब लिफ्टिंग मतलब उठाने वाला यंत्र होता है, जैसे डेरिक कहते हैं जो एक सामान को उठा करके इधर से उधर रखता है। ठीक है, तो वही डेरिक इक्विपमेंट होता है। तो उसमें पूछ रहा है कि जो रेस्टिंग ऑन ग्राउंड होता है ना, कौन सा, ट्रायंगुलर फ्रेम में जो रेस्टिंग ऑन ग्राउंड होता है उससे मतलब क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। तो वही चीज है कि जो हम ट्रायंगुलर टाइप का बनाते हैं वो इसलिए होता है कि प्रिवेंट बेस फ्रॉम मूविंग अंडर लोड। क्या होगा, प्रिवेंट बेस फ्रॉम मूविंग, मतलब जो अंडर लोड हमारा मूव करेगा तो उससे बचाने के लिए बेस को। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है स्नेहन की विधि क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ऑयल कैन आपको दिखाया गया, क्या है, ऑयल कैन है, कैन टाइप का दिख रहा है ना, और इसमें क्या ऑयल भरा गया और इसकी मदद से हम इस गियर पे लुब्रिकेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लुब्रिकेशन कर रहे हैं, स्नेहन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैन में जो होता है ऑयल भरा होता है, ऐसे ऐसे हम लोग दबाते हैं, यहाँ पे दबाने के लिए बटन टाइप का दिया होता है, इसको दबाया जाता है और फिर इस नली से यहाँ से तेल बाहर निकलता है और इस पर लुब्रिकेशन किया जाता है। तो चूंकि ये कैन है तो ऑयल पंप मेथड कैसे, सॉरी पंप मेथड नहीं, ऑयल कैन होना चाहिए ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो डी है आपका, ऑयल कैन मेथड, एक कैन में ऑयल भर के लुब्रिकेशन किया जा रहा था, ऑयल कैन मेथड हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्प्लैश मेथड में क्या होता है, इसमें हम लोग जो लुब्रिकेशन करते हैं छिटक करके करते हैं, स्प्लैश का मतलब छिटकना। तो इसमें जो शाफ्ट होती है ना, शाफ्ट पर एक रिंग डाल दिया जाता है और नीचे तेल का बाथ होता है, वह जब शाफ्ट घूमता है तो उस पर रिंग टकराता हुआ घूमता है और तेल में टकराता है, जिससे वो तेल छिटक छिटक करके स्नेहन करता रहता है, उसी को हम लोग स्प्लैश मेथड बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, मतलब हम कहीं तेल को ऊंचाई पर रख देते हैं और उसमें हल्का सा छेद बना दिया जाता है जिससे तेल टपक टपक करके बूंद बूंद गिरता रहता है। कि अब टपक करके किसकी वजह से गिरेगा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो उसको हम लोग ग्रेविटी फीड वाला बोलते हैं, ग्रेविटी मेथड बोलते हैं। ऑयल पंप में क्या है कि हम प्रेशर के द्वारा पंप को चलाएंगे और उसमें तेल निकलेगा, तो ऑयल पंप मेथड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रिंग गेज का उपयोग क्या है, चलिए ये चीजें हमने पहले ही बताई। रिंग गेज का उपयोग क्या है, रिंग गेज में क्या होता है, रिंग का मतलब मैंने आपको समझाया भी था, जैसे रिंग का मतलब अंगूठी, आप उसको छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल सोचिए, रिंग का मतलब क्या होता है, अंगूठी होती है। अंगूठी कहाँ पहनते हैं, उंगली के ऊपर पहनते हैं, उंगली के ऊपर पहनते हैं। तो वैसे ही आप यहाँ रख सकते हो, याद रख सकते हो कि रिंग गेज, रिंग अंगूठी, अंगूठी जो उंगली के ऊपर पहना जाता है, तो इसका मतलब जो रिंग गेज होगा वो अभी जॉब के बाहरी व्यास को चेक करेगा। कोई भी हमारा बेलनाकार जॉब है, बेलनाकार जॉब है, उसका बाहरी व्यास हमें चेक करना है, कौन सा व्यास, बाहरी व्यास चेक करना है, तो अब हम कौन सा रिंग गेज यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, छेद व्यास की जांच करना, देखिए चेक होल डायमीटर, होल के डायमीटर को चेक नहीं करेगा, होल मतलब क्या, होल का मतलब अंदर की माप होगी, जबकि यह रिंग गेज क्या है, बाहर,
बाहर पहना जाता है तो बाहरी माप को चेक करेगा। अंदर की जब बात होगी तो प्लग गेज, उसको भी याद करने का तरीका है कि भाई प्लग आपका सॉकेट के अंदर चला जाता है। प्लग कहां जाता है? सॉकेट के अंदर जाता है। इसका मतलब जो प्लग गेज होगा वह होल के अंदर की माप को चेक करेगा। कौन सा? प्लग गेज, प्लग गेज। ठीक है। रिंग गेज देखिए बाहरी व्यास की जांच करना, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाहरी व्यास अंदर की कौन चेक करेगा? प्लग गेज चेक करेगा। ठीक है। टेपर शाफ्ट के लिए आपका क्या होता है? टेपर रिंग गेज आता है। चेक इंटरनल थ्रेड डायमीटर, तो इंटरनल थ्रेड चेक करना है तो प्लग जो होगा प्लग गेज होगा, लेकिन कौन सा आ जाएगा? थ्रेड प्लग गेज आ जाएगा, ताकि अंदर के थ्रेड को चेक कर सके। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? मतलब दो पार्ट्स अगर आपस में मिल रहे हैं, दो आपके पार्ट है आपस में मिले हुए हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत तो गैप होगा, बहुत कम ही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत गैप होता है। जब भी दो पार्ट आपस में मिलाएंगे तो हल्का फुल्का गैप रहता है। उस गैप को किसकी मदद से चेक किया जाता है? तो वह होता है आपका क्या? फिलर गेज। क्या होता है? फिलर गेज। याद भी रख सकते हैं आप। फिल मतलब कहीं पे अगर गैप है कोई चीज, तो उसमें कोई चीज फिल कर दो, भर दो, तो उससे याद होगा आपको कि गैप को हमें चेक करना है, तो उसके बीच में कोई चीज भरनी पड़ेगी। क्या भरेगा? फिल मतलब भर जाना। फिलर गेज इस तरह से याद रहेगा आसानी से। फिलर गेज दो पार्ट्स के गैप के बीच को चेक करता है। प्लग गेज मैंने बताया आंतरिक माप को चेक करने के लिए, आंतरिक होल के साइज को चेक करने के लिए आंतरिक माप के लिए होता है। जबकि स्लिप गेज मैंने बताया स्टैंडर्ड लंबाई में मिलता है, या दूसरे को चेक कर सकता है कि उसकी वो इंस्ट्रूमेंट सही है या नहीं। रेडियस गेज जो होता है हमारा आंतरिक और बाह्य त्रिज्या को चेक करने के लिए, नाम में ही रेडियस लगा हुआ है तो यह आंतरिक और बाह्य त्रिज्या को चेक करने के लिए रेडियस गेज यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इस स्क्रू का नाम क्या? देखिए ये स्क्रू ध्यान रखिएगा, इस स्क्रू को हम लोग कहते हैं क्या? हैमर ड्राइव स्क्रू। क्या बोला जाता है? हैमर ड्राइव स्क्रू। हैमर ड्राइव स्क्रू का मतलब क्या होगा कि इस स्क्रू में कोई स्लॉट वगैरह नहीं कटा हुआ, या पेचकस वगैरह या कहते हैं जिसे हम लोग क्या स्क्रू ड्राइवर, उसके द्वारा टाइट नहीं किया जाता है। इसको हम लोग डायरेक्ट हैमर से सेट कर देते हैं। इस स्क्रू को लगा करके डायरेक्ट हैमर ठोक दिया जाता है, इसलिए इसको हैमर ड्राइव स्क्रू। मतलब इस स्क्रू को किसके द्वारा चलाया जाएगा? हैमर के द्वारा, हथौड़े के द्वारा डायरेक्ट हैमर से ठोक करके हम लोग इसे सेट कर देते हैं। कहां यह यूज होता है? पहले तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है भाई। ग्रब स्क्रू, सेल्फ टैपिंग, थ्रेड कटिंग स्क्रू। देखिए यहाँ पूरा ड्राइवर स्क्रू लिखा, पूरा लिखा नहीं, हैमर ड्राइव स्क्रू लिखना चाहिए था इसे। ऑप्शन बी जो है हैमर ड्राइव स्क्रू होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। ठीक है। कहाँ पे यूज होता है? तो जो हमारी कास्ट आयरन की कोई मशीन होती है ना, मशीन की जो बॉडी होती है जनरली कास्ट आयरन की बनी होती है, और उस बॉडी के पार्ट पर आप देखेंगे नेम प्लेट लगा होता है। किसी भी मशीनों के बारे में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है। जो भी कास्ट आयरन की बॉडी है मशीनों को, उस पर जो नेम प्लेट लगाया जाता है ना, उस नेम प्लेट को लगाने के लिए हम लोग यही स्क्रू यूज करते हैं, हैमर ड्राइव स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है उस मिश्र धातु का नाम क्या है जिसमें तांबा और जस्ता होते हैं? कापर और जिंक। तांबा जस्ता का मतलब क्या हो गया? कापर प्लस जिंक किसमें होते हैं? ब्रास में होते हैं। ब्रास का मतलब पीतल। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रास। ब्रॉन्ज कब होगा? जब कापर और टीन होता। जब कापर और टीन को मिला देते तो ब्रॉन्ज बन जाता। गन मेटल कब बनेगा? जब कापर होगा, साथ में जिंक होगा, साथ में टीन भी होगा। जब इन तीनों को मिला देंगे, सॉरी टीन होगा ना। ठीक है। एल्युमिनियम आपका नॉर्मल होता है, या आपका बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कपलिंग का नाम क्या है? देखिए यह कौन सी कपलिंग? देखिए सेम वही कपलिंग है जो हमने पहली वाला देखा था, यूनिवर्सल कपलिंग। इसमें थोड़े बहुत एंगल पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, तो ये थोड़ा बहुत अलग अलग एंगल पे भी सेट हो सकता है। तो जब किसी एंगल पे किसी शाफ्ट को जोड़ना होता है तो हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सामान्य प्रयोजन की स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जब हम लोग थ्रेड काटते हैं तो उसमें हम लोग तरल पदार्थ जो यूज करते हैं, तो वही पूछा सामान्य प्रयोजन स्टील के लिए किसका यूज करते हैं? तो स्टील के लिए हमारा लॉर्ड आयर। ठीक है। कौन सा वाला यूज होता है? लॉर्ड आयर। ड्राई वाला सूखा वाला कब यूज होता है? तो जब हमारा कास्ट आयरन होता है। अगर कास्ट आयरन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टैपिंग वगैरह कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं, तो कास्ट आयरन में कोई भी ऑयल वगैरह यूज नहीं होता, उससे सूखा मतलब ड्राई, या फिर एयर जेट सूखी हवा भी प्रेशर मार करके उससे काम कर लेते हैं। क्योंकि आपको मालूम है जो कास्ट आयरन होता है वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट करके उसके चिप्स गिर जाते हैं, इसलिए हमें कोई भी ऑयल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है एक दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव को बहने की अनुमति देने के लिए। देखिए वही क्वेश्चन है, बस उसके लैंग्वेज को इससे थोड़ा बदल दिया है कि भाई हम क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक दिशा में प्रवाह हो और दूसरी दिशा में ना हो। मतलब एक ही दिशा में जाए, जो बात हो रही थी वही नहीं कि वापस ना आए। वापस कब नहीं आएगा? जब नॉन रिटर्न वाल्व होगा, जो वापस नहीं आने देगा, सिर्फ एक दिशा में जाने देगा। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
वायवीय वाल्व प्रतीक का नाम क्या है? देखिए इसका नाम पूछ रहा है कि ये कौन सा वाल्व प्रतीक है, तो यह जो होता है हमारा, यह होता है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। कौन सा होता है? डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। दिशात्मक नियंत्रण वाल्व होता है, देखिए यहाँ पे क्या, एक पोजीशन है, एक पोजीशन है, दो पोजीशन है और दो स्थिति भी है इसका, चालू और बंद हो रहा, तो टू पोजीशन टू वे वाल्व कह सकते हैं इसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान क्या है? देखिए थ्रस्ट बॉल बेयरिंग हमारा क्या होता है, जनरली हमारी बेयरिंग देखा जाए तो मेन दो टाइप की होती है ना, जो लोड के हिसाब से, कि भाई एक होता है जो रेडियल लोड लेता है, जिसे रेडियल या जर्नल बेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल, रेडियल या फिर जर्नल, जर्नल बेयरिंग होता है। वो जब वह बेयरिंग होती है जिसमें जो लोड होता है वह बेयरिंग, अगर हमारी ये मान लीजिए बेयरिंग है, ये हमारा क्या है, ये हमारी बेयरिंग हो गई, बेयरिंग की एक्सिस है, तो जब बेयरिंग की एक्सिस के लंबवत समकोण पर, बेयरिंग की एक्सिस के लंबवत या समकोण पर जब लोड लगता है तो उसे रेडियल लोड या जर्नल लोड वही होता है हमारा। ठीक है, वही रेडियल लोड या जर्नल लोड वाली बेयरिंग होती है। जब उसके बेयरिंग की एक्सिस के लंबवत लोड लगे तो वो रेडियल बेयरिंग या जर्नल बेयरिंग होती है। और थ्रस्ट बेयरिंग में क्या होता है कि जो लोड लगता है वो बेयरिंग के एक्सिस पे लगता है। जो बेयरिंग के एक्सिस है, अगर बेयरिंग के एक्सिस के लंबवत लोड लग रहा है तो रेडियल या जर्नल बेयरिंग, और उसके एक्सिस के समांतर लोड लग रहा है, एक्सिस के समांतर लोड लग रहा है, तो वह हमारा क्या होता है? थ्रस्ट बेयरिंग होता है। तो ये दो चीजें हो गई। अब थ्रस्ट बेयरिंग में भी क्या है कि वह एक्सिस के पैरेलल लोड लेगा, समांतर लोड लेगा, एक्सिस पर लोड लेगा। तो यहां पे पूछा तो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान क्या है? कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता, क्षैतिज इंड थ्रस्ट लोड नहीं ले सकता, दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकते, किसी भी ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट बार को नहीं ले सकता। देखिए ऊर्ध्वाधर वाला तो लेगा, ठीक है, जो ऑप्शन डी यहाँ पे है, किसी भी ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट बार को नहीं ले सकता, कैन नॉट टेक एनी वर्टिकल थ्रस्ट लोड। तो जो हमारी थ्रस्ट बियरिंग होती है ना, वर्टिकल थ्रस्ट लोड को लेती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लोड को नहीं ले सकती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि यही इसका नुकसान है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लोड को नहीं ले पाएगी बियरिंग, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लोड को नहीं ले पाएगी। अगर हॉरिजॉन्टल में उसके एक्सिस के समांतर है तो नहीं, अगर बियरिंग इस टाइप से है और इसको वर्टिकल अगर इसके थ्रस्ट पे लोड लगा हो तो वह ले सकती है, उसमें दिक्कत नहीं है। इस नेक का उपयोग क्या है? क्या करता है? इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाता है, इंप्रूव मशीन इफिशियंसी, इंक्रीज द लोड। देखिए भाई जब भी हम लुब्रिकेशन यूज करेंगे तो उससे मशीन का फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना। अगर दो पार्ट आपस में घिस रहे हैं, जितना ज्यादा घिसेंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन, अगर उनमें बीच में लुब्रिकेशन का मतलब तेल डाल दिया जाए तो कम घिसेगा, इसका मतलब उसने फ्रिक्शन को कम कर दिया, तो ये तो बात ही गलत हो गई। फिर इंप्रूव्ड मशीन इफिशियंसी, ये सही बात है कि अगर मान लीजिए मशीन की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, मान लीजिए आपने मशीन को पावर कितना दिया, मशीन कोई घूम रहा है, उसको दो पार्ट आपस में रगड़ खा रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं। अगर आपने मशीन को यहाँ पे मान लीजिए 100 की पावर दिया और आपको कितना मिल रहा है? 80 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 20 की पावर है वो कहाँ खर्च हो जा रही है? दोनों पार्ट आपस में घिस रहे हैं, उन्हें घुमाने में खर्च हो जा रही है। लेकिन हम क्या करें, लुब्रिकेशन ले और इन मशीनों के पार्ट्स के बीच में डाल दें। जब लुब्रिकेशन को हम मशीनों के पार्ट्स के बीच में डालेंगे तो क्या होगा? वो स्मूथ चलेगी, कम घिसेगी। जब कम घिसेगी तो जो यहाँ पे हमारा पावर खर्च हो रहा था इनको फ्रिक्शन की वजह से, वो खर्च कम हो जाएगा। इसका मतलब अब हम अगर हम इन्हें 100 देंगे तो हमें कितना भैया? 90 मिलने लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया, पावर अब हमें आउटपुट ज्यादा मिलेगा। जब किसी भी मशीन का आउटपुट हमें इनपुट जितना दे रहा है, आउटपुट जितना ज्यादा मिलेगा, उसकी इफिशियंसी उतनी अच्छी होगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि इंप्रूव्ड मशीन इफिशियंसी, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। उच्च तापमान और उच्च भारवहन क्षमता पर कौन सी मिश्र धातु बेयरिंग कार्य कर सकता है? तो वह होता है आपका क्या? कैडमियम आधारित मिश्र धातु, ऑप्शन जो डी है कैडमियम वाला, कैडमियम बेस्ड एलॉय। यह क्या होता है? यह आपका हाई टेम्परेचर और हाई लोड को सहन कर सकता है, जबकि जो कास्ट आयरन होता है हमारा, यह कम लोड को सहन करता है और कम गति के लिए यूज किया जाता है। कम लोड और कम गति के लिए कास्ट आयरन होता है। ठीक है, व्हाइट मेटल भी हमारा इसके अपेक्षा कम ताप पे काम करता है, कैडमियम के अपेक्षा कम ताप पे काम करेगा, कम लोड पे। कॉपर वाला भी जो है उस टाइप से है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? हाई टेम्परेचर और हाई लोड के लिए हमारा कैडमियम वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रयुक्त प्रतीक का नाम बताइए। देखिए यहाँ पे आपको सिंबल दे रखा है और इसका आपको प्रतीक का नाम बताना है कि किसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें एक ही साइड ये बना हुआ है, मतलब एक साइड इसमें हम लोग, जो भी हाइड्रोलिक का है तो इधर से आपका तरल फ्लूइड भेजा जाएगा। जब भेजेंगे तो ये पिस्टन देखिए भी बंद है, पूरा सिलेंडर के अंदर है, बंद है। जब इधर से हम लिक्विड को यहाँ पे भेजेंगे, जब इधर से प्रेशर पड़ेगा तो ये पिस्टन खुलेगा या बाहर आएगा, और पिस्टन पे हम लोग क्या लोड लगा देते हैं। जब पिस्टन मूव करके बाहर आ गया तो इसके साथ लोड भी मोशन करता है, लोड भी इसके साथ क्या करता है? मोशन करता है। इसमें क्लोज पोजीशन में, क्योंकि एक ही साइड एक इधर दिखाया गया इनपुट देने के लिए, तो सिंगल एक्टिंग वाला होगा। कौन सा होगा?
सिंगल एक्टिंग वाला होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर छुप गया है, बाहर निकाल देते हैं, क्लियर है, ठीक है। सिंगल एक्टिंग लो रिटर्न पिस्टन, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि सिंगल एक्टिंग वाला है, ठीक। और डबल एक्टिंग पावर वाला स्ट्रोक कब होगा, देखिए इधर मैंने अलग से ले रखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आसानी से देख सकते हैं आप कि कब डबल एक्टिंग, देखिए डबल एक्टिंग के लिए मैंने ले रखा था, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला आपका कुशनिंग वाला होगा ना, क्रशिंग के साथ जो है डबल एक्टिंग विद कुशनिंग, तो इसमें यहाँ पे देख रहे होंगे इस टाइप से बना रखा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, जो ऑप्शन डी दे रखा है डबल एक्टिंग कुशनिंग वाला, यह हो जाएगा आपका डबल एक्टिंग। देखिए दो यहाँ पे ना डबल एक्टिंग पावर स्ट्रोक, तो जब दो दे रखा है, यहाँ पे देखिए एक ही था, एक ही लाइन जब एक साइड था तो सिंगल एक्टिंग, दोनों साइड लाइन है, मतलब एक बार हम लोग इधर से क्या करेंगे, तरल को भेजेंगे तो पिस्टन इधर को मूव करेगा, जब यहाँ पे पिस्टन आ जाएगा लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद जब ये बार ओपन होगा फिर क्लोज करना है, तब हम लिक्विड फिर इधर से भेजेंगे, जब इधर से भेजेंगे तो इधर को मूव करेगा, इसलिए दोनों साइड दिया हुआ है, इसलिए इसको डबल एक्टिंग पावर स्ट्रोक बोलते हैं कि दोनों साइड से पावर दी जाती है, ठीक है, डबल एक्टिंग वाला। सिंगल एक्टिंग यह हो गया, और सिंगल एक्टिंग का स्प्रिंग वाला होता है, स्प्रिंग कब होता है, जब यहाँ पे स्प्रिंग बन जाए, नॉर्मल था ना, अगर ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग बना दिया जाए तो सिंगल एक्टिंग का स्प्रिंग वाला हो जाएगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, शायद आपका लास्ट क्वेश्चन भी होगा। अगला कह रहा है यहाँ पे क्या, कि यदि हब या पुली को अच्छी रूप से कुछ दूरी तक स्टार्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। हब या पुली को अच्छी रूप से स्टार्ट पर कुछ दूरी तक क्या करना है, स्लाइड करना है, हब या पुली को। देखिए तो स्लाइड करने के लिए तो यहाँ पे मेन है जो कि फीदर की, यही आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए पहला ही मिल गया, फीदर की। फीदर की आपका कुछ इस टाइप से बना होता है, ठीक है, मोटाई में होगा, इस टाइप से आकृति होगी उसका, और यहाँ पे होल भी बना होता है जिससे हम लोग शाफ्ट में स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर देते हैं। तो यह क्या करता है, यह पुली या हब कह लीजिए जिसे, पुली या हब जो है और शाफ्ट है, पुली और शाफ्ट को अच्छी गति, सॉरी सापेक्ष गति को रोकता है, रिलेटिव मोशन को रोकता है, मतलब उन दोनों को आपस में जाम कर देता है, लेकिन एक्सियल मोशन को थोड़ा बहुत एक्सियल मोशन की जरूरत है, एक्सियल मतलब अच्छी इधर उधर आप पुली को खिसका सकते हो, सरका सकते हो इस पे शाफ्ट पे, तो वो काम कौन करता है, या फीदर की करता है। तो फीदर की ही ऐसा की है जो एक्सियल मोशन की अनुमति देता है, अच्छी गति की अनुमति देता है, वही अच्छी रूप से कुछ दूरी तक के लिए, ठीक है। जो फ्लैट सैडल की है और हॉलो सैडल की है, तो ये दोनों सैडल की होते हैं, जैसे फीदर की हो गया ना, तो यह संक की के अंतर्गत आता है, फीदर की किसके अंतर्गत आता है, संक की के अंतर्गत आता है। संक की क्या होता है, जो वह की, इसकी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शाफ्ट और पुली दोनों में खांचा काटा जाएगा, जब शाफ्ट और पुली दोनों में खांचा काटा गया होता है उसे संक की कहते हैं, ठीक है। सैडल की कब बोलते हैं, फ्लैट और हॉलो सैडल की, दोनों सैडल की यही टाइप है। सैडल की तब बोलते हैं जब सिर्फ और सिर्फ पुली में खांचा काटा जाए, शाफ्ट में खांचा ना काटा जाए। खांचा कहाँ कटा है, सिर्फ और सिर्फ जो कीवे कटा है वो पुली में काटा गया है, शाफ्ट में नहीं काटा गया है, तब उसको हम लोग सैडल की बोलते हैं, और उसी का टाइप है फ्लैट वाला और हॉलो वाला। सर्कुलर टेपर की में क्या होता है, जो की होती है हमारी वो टेपर में होती है और राउंड होती है, इसको सर्कुलर सर्कुलर टेपर की बोलते हैं। इसके लिए शाफ्ट और हब में भी जो खांचा काटा जाता है ना, अर्धवृत्ताकार, जैसे ये हमारा शाफ्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, हब हो गया, तो अर्धवृत्ताकार आधा खांचा इसमें कटेगा, अर्धवृत्ताकार आधा इसमें, और फिर उसमें यह जो होता है सर्कुलर टेपर की डाल दिया जाता है, अभी हल्के लोड के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए हमारा एक क्वेश्चन हो गया जो टोटल था, इसके आगे एक बार देख लेते हैं। हाँ 38 क्वेश्चन थे, इनको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी आगे के भी जो क्वेश्चन है हम लोग इस टाइप से कराते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।